सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, आज 1 जुलाई है। आज नए माली साल का पहला दिन। सदर ममलिकत के दस्तखतों से फाइनेंस बिल ने हतमी शक्ल इख्तियार कर लिया और वफाकी बजट पर अमल शुरू हो गया है। मगर माली साल के पहले ही दिन हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 8.36 पैसे और डीजल की कीमत में अगर हम बात करें 10 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया। इजाफे से पेट्रोल की नई कीमत जो है वो अब 266 रुपये 69 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की अगर हम बात करें तो इसकी जो कीमत है 272.78 रुपये तक बढ़ गई है। इस पर आवाम का सब्र अब जवाब दे गया। किस तरह से आवाम इस पर अपने तासुरात का इजहार करिए वो पहले आपको सुनवाते हैं। वज़ीर आज़म साहब का भी हमने बयान सुना था, वो ये फरमा रहे थे कि हमने बिजली की कीमतों में जो पेट्रोल की एडजस्टमेंट की है वो बिजली की कीमतों से की है, यानी कि यहाँ से पेट्रोल की कीमत उन्होंने बढ़ाई है और बिजली की कीमतों के अंदर उन्होंने पैसों की कमी की है। तो हम खुश हों या रोएं हमें खुद नहीं समझ में आ रहा। फिलहाल कर सकते हैं, मजबूरी है हमारी भी जो हम डलवा रहे हैं। हुकूमत का तो कुछ भी नहीं है, उनका तो पेट्रोल भी फ्री है, सब कुछ फ्री है उनके लिए। जुल्म हो रहा है आवाम के साथ। पहले इतनी महंगाई है, पहले ही पेट्रोल बारे में नहीं आ रहा था, मज़ीद महंगा कर दी है। ऐसी इतनी महंगाई हो रही है, पेट्रोल बढ़ता तो हर चीज़ बढ़ जाती है। सिर्फ पेट्रोल पे गौर ना किया जाए, बाकी सारी चीज़ों पे किया जाए। इनकम इंक्रीज़ तो हो नहीं रही है, हर तरफ से आप देख लें, जहाँ पे भी देख लें आप, कहीं पे इंक्रीजिंग है। बजट इन लोगों ने हमारा क्या किया है। 100 के उठो तो पता चलता है पेट्रोल बढ़ गया है, 100 के उठो आटा महंगा हो गया है। पता नहीं इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। बहुत जुल्म किया है इन लोगों ने। 11 रुपये एक साथ बढ़ाना बहुत मसला है गरीब आवाम के लिए जो पेट्रोल 100 रुपये का भरवाते हैं। गरीब आदमी 3 वक्त का खाना नहीं खा पा रहा, वो बहुत मुश्किल से 2 वक्त पे गुजारा करे। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है, हमें कुछ नहीं, जस्ट ये पेट्रोल को आप सस्ता करें ताकि इशाई खरीदोनोश तो सस्ती हो। कल तक आवाम को बिजली के बिल से पीटीवी फीस खत्म करने पर खुशी थी, मगर फिर ओगरा ने गैस के घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 50% इजाफा कर दिया और फिक्स चार्जेस 400 से बढ़ाकर 600 रुपये मुकर्रर कर दिए गए। बजट में सोलर पर भी टैक्स लगा दिया गया। मतलब आवाम को हर तरफ से ही महंगाई का सामना है, जिसकी शरह जून में पहले ही 3 से 4% बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर हम सैलरीड क्लास की बात करते हैं तो महंगाई के तनासुब से नहीं बढ़ी उनके लिए महंगाई, बल्कि ऐसे में आम आदमी कैसे गुजारा करेगा। सवाल ये भी है कि महंगाई की जो तकलीफ़ लंबी चलेगी या फिर रिलीफ की भी कोई सूरत नज़र आएगी हमें आगे जाके। इस पर बात करते हैं, आगाज़ करते हैं डिस्कशन का। सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। इकॉनमी एक्सपर्ट फ़ारूक सलीम साहब भी अपना तजिया पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। पेट्रोल प्राइसेस का बढ़ना, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि गैस उसकी प्राइसेस बढ़ना, लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जाता रहा, ये भी क्लेम किया जाता रहा कि जी हम इस बार जो है वो जिस तरह से हमने पिछले साल बिजली के लंबे लंबे बिल अदा किए थे वो नहीं हमें अदा करने पड़ेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि मामला तो वहीं उसी जानिब जा रहे हैं। अब किस तरह से आप देख रहे हैं जो बजट पास हुआ है, इसमें मज़ीद अब क्या क्या महंगा होने वाला है? देखिए, हम ना सिर्फ अगर पेट्रोल की आप बात कर लें तो आप देख लें ये 11% जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी थी और 82 से 85 कितना हो गया था जी, हाँ $85 बैरल हो गया था जब आपको याद होगा कि जब धमकी दी थी ईरान ने कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर देंगे। उसके बाद से प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। अब हमारे लिए बहुत बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान नेट इम्पोर्टर है। 85% हम तेल इंपोर्ट करते हैं, 35% लोकल कंपनियां पैदा करती हैं। अब सवाल ये कि जी आए दिन जिस तरह ये हर 2 हफ्ते के बाद तब्दीली होती है और बुनियादी तौर पे कहा जाता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस को हम देखते हुए बढ़ी हैं तो हम बढ़ा देंगे, कम होनी है तो कम कर देंगे। लेकिन आपने देखा, मैंने एक दिन कैलकुलेट किया था कि 85% हमने ये होता है कि जो हमारी प्राइसेस कम होनी होती है ना वो बराए नाम होती हैं, जो बढ़नी होती है ना वो टका के बढ़ाई होती है। तो अब सवाल ये है कि 77 रुपये फ़ी लीटर जो है ना लेवी हुकूमत जो है ना वो इस पर ले रही है और टैक्सेस में अलहदा से हैं। 1400 अरब रुपया इस मद में इकट्ठा करना है इन्होंने पेट्रोलियम लेवी में, और पेट्रोलियम के मद में जिसको कहते हैं 1.4 ट्रिलियन रुपया। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इन्फ्लेशन तो एकदम आप देखें बढ़ेगी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इफेक्ट होगा वहाँ पे। तो अब सवाल ये कि हुकूमत से तो लोग सवाल यही पूछते हैं कि भाई आपने कहीं जाके ब्रेक लगानी है, वो एक मद से पैसा निकालते हैं तो दूसरे में डाल देते हैं, दूसरे में निकालते हैं तो तीसरी जगह चले जाते हैं। कोई बजट में इनोवेशन नहीं है। बरसों से हम लोग देख रहे हैं कि हम कहें कि भाई आज बड़ा कमाल हुआ है, हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जी हमने नई रिसोर्स मोबिलाइजेशन हासिल करने के लिए
ऐसे सेक्टर्स का इंतखाब किया कि जिससे हमें टैक्सों का फ़्लो जो है ना उन लोगों के पास बढ़ेगा जो टैक्स नहीं देते हैं, और वो लोग ख़ास तौर पे जो टैक्स चुराते हैं उन पे शाफून मारा जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत हुकूमत सख्ती करती है कि जी गाड़ी नहीं ख़रीद सकते, इतने % आप क्या कहते हैं बैंकों से पैसा निकलवा सकते हैं, इतने निकलवा सकते जो नॉन फाइलर है। लेकिन सवाल यह है कि भी अब जिस तरह हुकूमत ने ये बजट बनाया है, देखिए हमने जिसको कहते हैं पंजाबी में डंग टपाऊ काम किया इन्होंने। देखें इस दफ़ा भी आप देख लें, अगर एक आइटम को दूसरी तरफ देख लें, जो इन्होंने रेवेन्यू का हदफ मुकर्रर किया था ये क्लोज टू 13 ट्रिलियन था। कितना था एग्जैक्टली? 12,970। 3 दफ़ा इसको डाउनवर्ड रिवाइज़ किया, अल्टीमेटली ये 11,900 अरब रुपये इकट्ठा हुआ। 165 अरब रुपये का आज भी शॉर्टफॉल है 3 दफ़ा डाउनवर्ड रिवाइज करने के बाद। इसका मतलब है कि जब अब इनके टैक्स में कमी आएगी, ये आप पे मुझ पे ये टैक्स लगाएंगे और ये मिनी बजट के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे बिजली बढ़ाना, गैस बढ़ाना, पेट्रोल बढ़ाना, ये तो आए दिन की चीज़ें हैं। अब सवाल ये कि हुकूमत के लिए तो बड़ी मुश्किल है। दावे से अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जी कोई मिनी बजट नहीं आएगा, लेकिन अगर इस तरह की एडजस्टमेंट करते रहे तो मुझे तो लगता है, देखिए हम ना 348 अरब रुपये के नए टैक्स लगाए हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि 35 अरब रुपये के और टैक्सेस भी हैं। वो मैं अपने रिपोर्टर से बहस कर रहा था, वो कहता है शामिल नहीं है। मैंने कहा तुम मुझसे लिखवा लो, ये 35 अरब रुपया शामिल होगा, इसको आएँ बाएँ शाएँ करके करेंगे और ये आप देख लें टैक्सों की मद में पैसा कितना इकट्ठा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात आमना यह है कि लोअर मिडिल क्लास जो है ना वो वाइप आउट हो चुकी है और मिडिल क्लास तेज़ी के साथ वाइप आउट हो रही है इस मुल्क में। अब अशराफिया रह जाएंगे और वो लोग जो पैसे वाले हैं। अदरवाइज़ तो लग रहा है कि जिस तरीके से मुल्क की हालत हो गई है, मुझे नहीं लगता कोई तब्दीली आएगी अनलेस कि हुकूमत आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, कोई नया इकोनॉमिक प्लान लेके आए, रिवाइवल प्लान इकोनॉमिक नया प्लान दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम सिर्फ टैक्स की जैसे आप बात कर रहे थे फारूक साहब, इस जो बजट का सबसे डिसअपॉइंटिंग जो एस्पेक्ट था हमारे लिए, डिसअपॉइंटमेंट हमें ये हुई है कि टैक्स सिस्टम में कोई रिफॉर्म नहीं की गई। डायरेक्ट टैक्सेस पे हम देख रहे हैं फिर रिलायंस गवर्नमेंट की इस बार भी है, जिससे वही आम आदमी, एक गरीब आदमी वही मुतासर होगा। आप किस तरह से देख रहे हैं? और साथ ही साथ ये जो, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब ये अपने स्टैट्स पेश करते हैं उसमें वो कहते हैं सब अच्छा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम आज की बात कर लें, 1,28,000 पॉइंट्स क्रॉस कर चुका है। नए माली साल का आज पहला रोज़ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आता फिर हुकूमत की एक सबसे बड़ी मजबूरी है कि उसने 6,000 अरब का नुकसान करना है रियासती इदारों में। अभी एहतशाम साहब ने फरमाया कि 1,400 अरब जो है वो पेट्रोलियम की मद में और पेट्रोलियम लेवी की मद में और टैक्सेस की मद में हुकूमत ने इकट्ठा करना है। लेकिन एहतशाम साहब ज़रा गौर कीजिए, ये तो 1,400 अरब है, जो 6,000 अरब का नुकसान करना है जो हुकूमत की मजबूरी है, वो आखिर कहाँ से इकट्ठा होगा? तो असल बीमारी की जो तशखीस है वो करना बड़ा जरूरी। सारी की सारी हुकूमत का जो मशीनरी है वो टैक्सेस के ऊपर जोर, फोकस और उसी का नारा लगाए रखती है। असल में मसला टैक्सेस का नहीं है, मैं बार बार ये कहता हूँ और मैं हकाइक की बुनियाद पे कहता हूँ, मैं फिगर्स की बुनियाद पे आपको बता। देखिए 2009 में, आप 2009 का हुकूमती बजट निकाल के देख लें, हुकूमत ने 1,100 अरब रुपए का टैक्स लगाया था और वो जिम्मेदारी लगाई थी FBR की कि आपने 1,100 अरब इकट्ठा करना है। अब आप सोचिए 2009 में 1,100 और अभी आपने बताया, शायद एहतशाम साहब ने जिक्र किया कि FBR ने 11,700 अरब इकट्ठा कर लिया है। अब आप मुझे बताएं कि जितने भी हुकूमती डिपार्टमेंट, कोई 34 वजारतें हैं, कोई 48 के करीब डिविजन्स हैं, कोई 400 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं फेडरल हुकूमत के वक्त, उसमें जो सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है वो FBR की है। देखिए 2009 में 1,100 अरब का टैक्स और अभी एहतशाम साहब ने बताया कि अभी इस साल जो FBR ने टैक्स इकट्ठा किया है वो 11,700 है। अब मुझे बताएं कि कोई और हुकूमती डिपार्टमेंट ऐसा है जिसने इतनी खूबसूरत कारकर्दगी पेश की हो। अब 1,000 अरब से 11,700 रुपये तो टैक्स ले गए। ये टैक्स का मसला नहीं है, ये मसला हुकूमती नुकसानात का है, ये मसला हुकूमती अखराजात का है। आपने इतनी बड़ी वफाकी हुकूमत का खड़ी कर रखी है जबकि सारे काम जो है वो सूबों के सपोर्ट करने हैं। अच्छा, अब होता ये है कि जब हुकूमत की मजबूरी है कि उसने 6,000 अरब का नुकसान करना है अपने रियासती इदारों में, PIA में, स्टील मिल में, वापडा के अंदर, तो फिर वो ढूंढती है कि टैक्स कहाँ लगाना।
अब बड़ा अजीब होता है मामला। जो कोई सेक्टर फलता फूलता नजर आता है, ग्रो करता नजर आता है, हमने देखा कि सोलर, या हुकूमत ने देखा कि सोलर बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है और टैक्स लगा दो। फिर हुकूमत ने देखा कि जो ई कॉमर्स वाला मामला है, जो ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, वो कोई $4 बिलियन की आ रही थी पिछले साल, वो 6 बिलियन पे पहुंच गई है, टैक्स लगा दो। लेकिन गवर्नमेंट तो क्लेम करी, फारूक साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो कह रहे हैं हम बिजनेस फ्रेंडली इंपोर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं और वही हमने कोशिश की है। खास तौर पे अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा हट के बात करूँ कि रॉ मटेरियल पे जो हमने इंपोर्ट टैक्स है वो रिड्यूस कर दिया है, वो ये क्लेम कर रहे हैं। जी देखिए, बुनियादी नुक्ता ये है कि पाकिस्तान में जिंदा रहने की कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है। जो मजमूई बोझ हैं पाकिस्तानी के ऊपर। डॉक्टर साहब, जो मुझे एक चीज़ समझ आती है, आप उस पर भी कमेंट कीजिएगा। अब देखें, अब कहा जा रहा है, ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आमना ने शुरू में पॉइंट आउट किया था कि जो हुकूमत का साइज जितना तेज़ी के साथ बढ़ रहा है बजाय कम होने के बढ़ाया जा रहा है। इस दफ़ा फिर कहा जा रहा है 25% से ज़्यादा साइज़ बढ़ा दिया गया है, तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, MNAs MPAs जजों की कोई जगह रह नहीं गई जिन्होंने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। एक बात कही जा रही है कि एक रिफ्यूज हासिल हो सकता है कि अगर ये नेशनल फिनांस कमीशन अवार्ड जो 2010 में आया था, कहा जा रहा था कि वो बड़े गलत तरीके से ये दिया गया था। 1 गो में 9% सूबों की आमदनी बढ़ा दी गई थी। अब कहा जा रहा है इसको रीविज़िट करने की ज़रूरत। आप समझते हैं कि ऐसा करने की ज़रूरत है? और आपको बड़ा मशहूर जुमला याद होगा, हफीज़ शेख साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने कहा था ये करने के बाद सूबे अमीर हो गए हैं और सेंटर गरीब हो गया। आपको लगता है कि ये वक्त आ गया कि NFC अवार्ड को भी रीविज़िट किया जाए? देखिए एहतजाम साहब, एक इस सवाल की सियासत है और एक इस सवाल की ज़रूरत है कि माशी ज़रूरत है। देखिए, हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो है, अगर वो 17,000 अरब के रेवेन्यू इकट्ठे करती है, उसमें से 7-8 हज़ार अरब जो है वो 18वीं तरमीम के तहत सूबों में बांट दिया जाता है। बाकी जो 8-9 हज़ार अरब बचता है वो सूद की मद में चला जाता है। तो वफाकी हुकूमत गरीब नहीं, वफाकी हुकूमत जो है वो कंगाल हो जाती है सिर्फ इन 2 अखराजात के बाद। और अभी इसके बाद कोई 100 अखराजात बाकी हैं। अभी डिफेंस का खर्चा करना बाकी है, अभी रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट बाकी है, अभी सब्सिडी देना बाकी है, अभी ग्रांट्स देना बाकी हैं। तो 100 अखराजात और करने हैं और वफाकी हुकूमत सिर्फ 2 अखराजात करने के बाद मुकम्मल तौर पे कंगाल हो जाती है। तो ज़रूरत तो इसकी है, लेकिन ये सियासी तौर पे हो नहीं पाएगा जब तक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में इसका साथ नहीं देती, क्योंकि यहाँ पे आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। जो 18वीं तरमीम है, अगर आप 27वीं अमेंडमेंट लाते हैं या 28वीं अमेंडमेंट लाते हैं और उन शिकों में तब्दीली चाहते हैं, तो जब तक पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी नंबर्स पूरे नहीं होते। तो सियासी एतबार से मुझे लगता है कि NFC को रीविजिट नहीं किया जा सकेगा। ठीक, थैंक यू सो मच फारूक साहब। अच्छा, चले इसको आमना कर मुझे जी आप कमेंट करें, कमेंट शॉर्ट सा आमना करने की इजाज़त दीजिए। देखिए, इस वक्त सूरत हाल है, ओनस तो इस वक्त गवर्नमेंट पे है ना। अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब अपनी बजट तकरीर और ख़ास तौर पे अगले दिन पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि फंस गए थे। आज भी लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं कि जी हम तो तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बाहर से पैसा लेके कर्जे लेके। अगर आपने सब कुछ कर्जे लेके सब कुछ करना है तो आप किस लिए बैठे हैं ना? एक वाइबल, फाइनेंशियली वाइबल गवर्नमेंट तो आपको बनानी चाहिए ना। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, 1100 रुपये की अगर हेमरेजिंग ब्लीडिंग हो रही है स्टेट कॉर्पोरेशन की और बाकी जगहों पे, उसको आप रोकने के लिए तैयार नहीं है। और आज भी आप ना देखें, सियासी बुनियादों पे स्टेट कॉर्पोरेशन में रोज़ाना की बुनियाद पे धड़ाधड़ जो है ना भर्तियाँ हो रही हैं। किसी को कोई ख्याल नहीं है कि जी पैसा कहाँ से आएगा, वो चलाए जा रहे हैं इस मामले को। ये सियासी लोगों का भी मसला है, वो जब तक सर जोड़ के नहीं बैठेंगे मसले का हल नहीं होगा। जी बिल्कुल, एक्सपेंडिचर्स कट करना भी बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फारूक सलीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक ले बाद वापस आएंगे, एक और अहम स्टोरी उस पर हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रिजर्व सीट्स के हवाले से फैसले से, जिसे मुल्की सियासत को एक नई समत दी है। तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली में 22 जबकि तीनों सूबाई असम्बलियों में मजमूई तौर पर 55 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा 14 मखसूस नशिस्तें मिली, जिससे नेशनल असम्बली में इसकी तादाद 110 से बढ़कर 124 हो गई है। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें, इसको 5, JUI को 3 जबकि दीगर जमातों को भी हिस्सा मिला, जिसके बाद हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 214 तक जा पहुंची है।
इस फैसले से हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई और इसके इत्तेहादियों पर इन्हिसार में वाज़ेह कमी आई है। अगर बात करें पख्तूनख्वा असम्बली की, जहाँ PTI की हुकूमत है, वहाँ मखसूस नशिस्तों की बहाली से JUI, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी जगह बना ली है, जिससे गंडापुर हुकूमत को अददी लिहाज से दबाव का सामना हो सकता है। पंजाब और सिंध असम्बलियों में भी मखसूस नशिस्तों की नई तकसीम से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का पलड़ा मजीद भारी हो गया है। अब हुकूमत आसानी से कोई भी आइनी तरमीम कर सकती है, इसलिए 27वीं तरमीम की बाज़गश्त भी सुनाई देने लगी है। अब इस हवाले से क्या मामलात हैं और जो अदम एतमाद KP असम्बली में पेश करने के लिए कहा जा रहा है, उसके हवाले से क्या खबरें हैं, एहतशाम साहब से खबरें भी जानते हैं और उनका तजिया भी लेते हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये बड़ा ऑब्वियस था डिसीजन, ये पहले से ही पता था कि यही मामलात होंगे, ये डिसीजन कभी भी PTI के हवाले से नहीं था, ये हमेशा से रूलिंग अलायंस को 2/3 मेजॉरिटी के हवाले से था, क्या ऐसा ही था? देखिए आमना 3 टेक अवेज़ हैं मेजर इसमें, तो मैं फिर तजिया भी आपको दूंगा कि कहाँ पे गलत हुआ, कहाँ पे सही हुआ, लेकिन बुनियादी तौर पे जो हम कहते हैं ज़मीनी हक़ाइक़, इस बात से हटके कि गलत क्या है सही क्या है, उसकी तरह अगर हम जाएँ तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। टोटल ये 76 सीटें बनती थी जो PTI की या आप सुन्नी इत्तेहाद की कह सकते हैं। इसमें से 21 जो MNAs की और 55 MPAs की थी। अब ये कितना पोइटिक जस्टिस हुआ है ये तो मेरा ख्याल है लोगों पे छोड़ देते हैं कि ये कितना सही है कितना गलत, लेकिन जो होने जा रहा है वो ख़बर के तौर पे जो मैं आपको बता सकता हूँ ये है कि देखिए ये जब आइनी बेंच बनाया गया था उससे पहले बहस हो रही थी कि जी आइनी कोर्ट बननी चाहिए, आइनी कोर्ट नहीं बनने की थी और ये PTI की ज़िद के ऊपर या उनके कहने के ऊपर आइनी बेंच बना था, सारी बातें उनकी मान ली गई थी। और आपको मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना फजल रहमान की और बैरिस्टर गौर की याद होगी, जिसमें बैरिस्टर गौर जो है मौलाना ने कहा कि देखें आपके कहने के मुताबिक हमने आइनी बेंच बनाया, सारी चीज़ें की हैं, लेकिन उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड ये बैरिस्टर गौर ने कही थी कि जी आप ठीक कह रहे हैं लेकिन हमारे लीडर नहीं मान रहे, लिहाजा हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब अगली बात यह है कि इसके करने के बाद हुआ क्या है। देखिए अब पहला काम ये होगा जो मुझे लग रहा है, जो ख़बर भी है वो 27वीं आइनवी तरमीम की तरफ जाना ही जाना है। एक तो हमने ये कहते हैं जो सुकम रह गया था ना 26वीं आइनी तरमीम में, वो यही था कि इसको एक बाकायदा कोर्ट का एक दर्जा दिया जाएगा, तो कोर्ट बनाई जाएगी। और उसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो जजों की उम्र का मसला है ना, वो 70 साल की एज तक के जो है ना वो लोग वो जो है ना वो भी इस कोर्ट का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि जी ये क्या हो रहा है। तो आगे से एक सवाल के जवाब में जनाब हुकूमत के लोग कहते हैं कि जी अमेरिका में तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है ना वो तो ताहयात होते हैं, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है। तो एक तो बात यह है कि हुकूमत का फ़ैसला और जिस तरीके से ये एब्सोलूट मेजॉरिटी, एक ब्रूट मेजॉरिटी उनको मिल गई है 2/3, ये तो एक बड़ा सीधा सा उनके हाथ में एक जिसको कहते हैं एक टूल आ गया कि जब चाहें जिस तरह की अमेंडमेंट करना चाहें कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों को देखते हुए हुकूमती लोग कह रहे हैं कि जी अब हमें शायद मौलाना फजल रहमान की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हमने कोई अमेंडमेंट करना पड़ी, क्योंकि हमारे पास 2/3 आ गई है। जो ज़्यादा मेरा ख्याल है PTI के लिए आमना मसला होगा ना वो है KP में, जहाँ पे कहा जा रहा है सबसे पहले तो जो बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं धचका लगेगा कि सारी सीटें तकसीम होने के बाद ओपोजिशन के लोगों को उनकी तादाद हो जाएगी 57। वो कहते हैं 57 का फिगर जो है ना, ये होने का मतलब है कि आप जब चाहेंगे असम्बली का इजलास बुला सकते हैं, रिक्वेशन कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। एक ये दूसरी खबर ये जो है ना वो ये है जिस पे काम हो रहा है, मुझे पता चला है, जो बताया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब को ये KP देने का फ़ैसला किया गया है। अच्छा। या कम अज़ कम होने की हद तक होता है नहीं होता, लेकिन ऑप्टिक्स की हद तक ये कहा जा रहा है कि जी आप संभालें और आइंदा चल के जो हमारी ज़रूरतें होंगी हम पूरे करेंगे, आपकी जो ज़रूरतें होंगी उनको पूरा किया जाएगा। और फिर इसी तनाज़र में आप देख लें ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो कहते हैं हाइब्रिड एक निज़ाम चल रहा है यहाँ पे, और उन्होंने कहा है, इंडिकेट किया कि मौलाना फजल रहमान की वहाँ पे हुकूमत भी बन सकती है। तो फौरी तौर पे तो ये एक झटका तो KP के लिए होगा, ठीक है। अब अगला सवाल ये लेकिन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, आपको लगता है कि इतनी आसानी से ये हो जाएगा वहाँ पे मामला, जितनी आसानी से गवर्नमेंट सोच कर बैठी है जो भी मामला है, इतनी आसानी के साथ नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा फेवल आएगा और एक बहुत बड़ा इसका रिएक्शन भी आएगा। KP में अगर आप ये करने जाएंगे तो मेरा ख्याल है लोग तो ज़ाहिर है सुबह 2013 से उनके पास है PTI के, अगरचे हम देख रहे हैं उन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया इतना ज़्यादा जो हम कह सकें कि बड़ा काम किया उन्होंने। आपस के लड़ाई झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और बड़े इश्यूज़ हैं। यह है कि लोग रिएक्ट करेंगे, इसी तरह रिएक्ट करेंगे जब आपने देखा
कि बानी पीटीआई को निकाला गया, उसने कहा कोई रह तो नहीं गया, सारे पलट के लोग उनकी तरफ आ गए थे। तो ये मेरा ख्याल है हुकूमत 10 दफ़ा सोचेगी कि ये रिस्क लेने की है बात कि उनको वहाँ पे लेके जाया जाए और किसी और की हुकूमत बनाई जाए या इनके साथ ही कोई अरेंजमेंट किया जाए। लेकिन यह है कि जिस तरीके से उनको बांध दिया गया उनके लिए मुश्किलात होगी। अब देखिए आमना, जो असल बात है ना तज़िये के तौर पर, यह है कि सारी लीगल कम्युनिटी कहती है कि इससे बड़ा ब्लंडर कोई नहीं था कि ये जिस तरीके से इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को जो सीटें दे दी गई, जो इलेक्शन लड़ा इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद के सिंबल पे। अभी देख लें साहबजादा अहमद रज़ा साहब जो है ना, उन्होंने तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने भी सुन्नी इत्तेहाद के टिकट पे प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा। वो कहते हैं ये इस पे तो आप देख लें कि जो मुझे ज़ाती तौर पे पता है ना कि पीटीआई के लोग इस बात को लीगल माइंड मानते हैं कि ये गलत फ़ैसला था, आइनी तौर पे गलत फ़ैसला था कि ये जो बार बार सवाल अदालत पूछती है ना कि जी आप बताएं किस बुनियाद पे आपको सीटी रहे, तो उसके लिए तो बाकायदा एक सियासी जमात होती है। आपकी तो सियासी जमात थी नहीं, और जो थी भी आपने शामिल की, उसका लीडर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा फ्लॉ, इसका एक नुकसान फ्लॉ तो था, लेकिन बेस्ड ऑन दैट आपने सीटें पकड़ के सब में बांट दी इस तरह से, ये भी एक, इस पे भी बहुत सारी तनकीद। और ये बंदर बांट दे, ये गलत है, ये ज्यादती है, ये मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए था। इसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि जी ये सीटें आप खाली छोड़ देते और या ये कि पार्लियामेंट को आप इख्तियार देते कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन करे कि इसका क्या करना है। हम ना देखें कोई पार्टियां ऐसी भी हैं जिनकी एक एक सीट है, उन्हें भी 2-2, 3-3, 4-4 सीटें मुफ्त में ही मिल जाएंगी, वो गुडी लुट ग्रुप बन के वो सामने आए। तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए था। अब आखिरी बात यह है कि अब हुकूमत का प्लान मुझे लगता है बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ गया है कि अब वो आइनी महाज पर उन्होंने क्या करना है। पार्लियामेंट, अच्छा एक और बात भी कही जा रही है हमने कि ये पार्लियामेंट की मुद्दत 1 साल बढ़ाने की भी बात हो रही है। अभी वैसे तो देखें अभी 3 साल रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक याद ये भी साथ साथ यहाँ पे इस्लामाबाद में हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक तो जिस तरह माजरत के साथ दांत निकाल दिए गए पीटीआई के, आप देख लें उन्होंने कहा था हम जल्द से लूज सड़कों पे आएंगे, इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अब लोग तंग आ गए, इनकी सियासत है, अपनी गलतियाँ इतनी ज़्यादा हैं। लेट्स सी आने वाले वक्त में क्या होता है, इसका रिएक्शन क्या आता है, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर वहाँ पे केपी में लाया जाता है तो उसके बाद क्या मामला बनते हैं। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपने इस पर बड़ा अहम अपना तज्जिया पेश किया। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी विच इज़ अबाउट अफगान रेफ्यूजीज रिपैट्रिएशन फ्रॉम पाकिस्तान। अप्रैल में नाजरीन शुरू की गई मुल्क बदरी की मुहिम के बाद से 2 लाख से ज़्यादा अफगान शहरी अफगानिस्तान अब तक वापस जा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में मुकीम 14 लाख अफगान बाशिंदों को वतन वापसी के लिए दी गई मोहलत की आज आखिरी तारीख है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल अफगान कार्ड होल्डर्स को क़याम के लिए 1 साल की आर्जी तोसी दी थी, जो अब मुकम्मल हो चुकी है। क्या मज़ीद एक्सटेंशन दी जाएगी या फिर कानूनी एक्शन शुरू हो जाएगा? पॉलिसी इस वक्त क्या है, क्या खबरें हैं, इस हवाले से इस पर बात करते हैं। सीनियर एनालिस्ट जायशा शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। शाह साहब, क्या इतलात हैं ये एक्सटेंशन के हवाले से भी बातें आ रही हैं और इसकी रीजंस क्या पेश की जा रही है अगर कुछ ऐसा तोसी किया जा रहा है? जी अमना, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बातें नहीं की जा रही। मिनिस्ट्री ऑफ सेफ्रॉन और जो सेफ्रॉन डिपार्टमेंट है हमारा, उसने बाकायदा एक समरी अप्रूव कर दी है जिसमें प्रपोज किया गया है कि 6 महीने से लेके 12 महीने तक जो है POR कार्ड होल्डर्स, जो कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स हैं 1.4 मिलियन, जिनको हम क्लासिफाइड अफगान रेफ्यूजीज कह सकते हैं, रेफ्यूजी स्टेटस है उनका, और UNHCR के मैकेनिज्म, हमारे अफगान रेफ्यूजीज डिपार्टमेंट के मैकेनिज्म के मुताबिक और फॉरेन ऑफिस के मुताबिक ये वो लोग हैं जो कि कानूनी तौर पर महाजरीन के तौर पर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। तो अब ये फैसला किया गया है कि उनको 6 माह से लेके 12 महीने तक जो है वो मजीद पाकिस्तान में रहने की इजाज़त दी जाएगी। अब ये जो रिकमेंडेशन है या असम्बली है, ये भेजी जाएगी बाकायदा कैबिनेट के पास, कैबिनेट डिवीजन, और वो कैबिनेट जो है बाकायदा अप्रूवल के बाद फैसला करेगी कि मजीद जो है वो कितना टाइम इनको दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, लाखों की तादाद में जो ACC कार्ड होल्डर्स थे या जो गैर कानूनी, यहाँ पे जो अंदाजा लगाया जाता है कि वो तकरीबन 10 से 15 लाख या 20 लाख हैं, 7 लाख के करीब ACC कार्ड होल्डर्स हैं। उनमें से देखें आप, पिछले जो रिपैट्रिएशन शुरू हुई थी तकरीबन 2 लाख के करीब लोग गए हैं, 4 लाख पहले जा चुके हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, कोई कंपाइलेशन नहीं है क्या है जो गैर कानूनी लोग हैं ये कहाँ पे रह रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने तो एक हुक्म जामा जारी कर दिया कि जनाब गैर जो कानूनी है तारिकीन वतन वो निकल जाएं, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से वो निकलने शुरू हो गए। अब वो कहाँ जा रहे हैं, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई अथॉरिटीज़ ने उनको डाटा ट्रैकिंग नहीं की कि जो गैर कानूनी है वो कहाँ जाएंगे। बेशक 1.4 मिलियन जो कानूनी है वो POR कार्ड होल्डर मजीद रहेंगे, लेकिन इसके साथ जो गैर कानूनी है वो एक सबसे बड़ा मसला है। कल भी आपने देखा कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट आया कि
बहुत सारे जो इस किस्म के कार्रवाइयाँ हैं गैर कानूनी या लॉ एंड ऑर्डर की इशूज़ है उसके अंदर जब भी देखें अफगान रेफ्यूजीज निकलते हैं। अब ये जो 2 ट्विन ब्लास्ट हुए शुमाली वजीरिस्तान के अंदर, उसके बाद गुलाम खान का बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बंद है, उसमें भी जो लोग थे कहा जाता है कि कुछ अक्रॉस द बोर्ड आए थे, कुछ अक्रॉस द बॉर्डर आए थे और हमला किया, जिसमें हमारे कई सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हुए, कई जख्मी हुए। अब ओवरऑल हमने जो मैकेनिज्म देखा है वो ये है कि इसराइल और जो ईरान की जंग हुई है उसके बाद ज़्यादातर वो लोग इन्वॉल्व रहे हैं जो कि गैर मुल्की थे, इनमें इंडियंस थे, इनमें अफगानी थे, और उन्होंने ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज किया। हम बार बार कहते रहे हैं कि जी गैर कानूनी लोग जो है वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, अफगान रेफ्यूजीज नहीं है। इसके अलावा एक फाइनेंशियल स्ट्रेन भी तो है ना शाह साहब, उसको भी तो हमने देखना है, पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी की क्या कंडीशन है उसको देखते हुए। देखिए बहुत ज्यादा ओवर बर्डन है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर बर्डन है, हमारे हाउसिंग ओवर बर्डन है, हमारे ओवरऑल सिविक कम्युनिटी जो है ओवर बर्डन है। आप सिर्फ सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर को देखें, यहाँ कितना इन्फ्लक्स है रेफ्यूजीज का, कानूनी और गैर कानूनी, तादाद किसी के पास नहीं है। आप किसी डिपार्टमेंट से पूछो, उनके पास नहीं है, अंदाजा लगाते हैं कि 1.4 मिलियन होंगे। अब ये कहाँ पे रह रहे हैं, क्या पूरे पाकिस्तान में है या सिर्फ यहाँ पे हैं? और मेरे ख्याल में पेशावर एक ऐसा शहर है जो कि बॉर्डर के ऊपर है, जहाँ फैसिलिटीज मौजूद हैं, जहाँ आप आसानी से तोरखम बॉर्डर क्रॉस करके आ जा सकते हैं, मूवमेंट आसान है, रोड अच्छा है। दूसरी तरफ अगर बाकी बॉर्डर्स को देखें तो गुलाम खान का बॉर्डर देखें, खरलाची का देखें, या आप जो है वो जनूबी वजीरिस्तान में बॉर्डर देखें, तो वहां से मूवमेंट काफी मुश्किल है, काफी दूर है, ट्राइबल एरिया है, लोगों को मसाइल ज्यादा हैं। अब आपने जो बात की कि बर्डन, इस वक्त मेरे ख्याल में जो सबसे बर्डन पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फील कर रही हैं वो है दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर। अगर जब तक हम इन लोगों को रजिस्टर नहीं करेंगे, उनको ट्रैकिंग नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में जो है बड़ा मुश्किल होगा। और जो एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि कल जो हमला हुआ था 2 दिन पहले, सुसाइड बॉम्बर ने गाड़ी टकराई थी, तो सवाल ये है कि गाड़ी कहाँ से आई थी, वो कहाँ ठहरा था, उसको किसने लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की थी, क्या लोकल लोग भी इनके साथ मौजूद हैं? बेशक सिंपैथाइजर्स भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई डेटा नहीं है हमारे पास। तो पाकिस्तान की रियासत को अभी फैसला करना होगा कि जो गैर कानूनी लोग हैं उनकी डेटा कंपाइलेशन आप कैसे करेंगे, उनको कैसे ट्रैक करेंगे? क्या हम ईरान लाइक सर्विलेंस के हवाले से भी बहुत सारे खदशात फिर पाए जाते हैं कि सर्विलेंस किस तरह से की जाएगी, कि किन मामलात में, जैसे आपने ईरान का रेफरेंस दिया कि वहाँ पर जो अभी क्रैकडाउन किया जा रहा है उसमें अफगान का क्या किरदार सामने है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। तकरीबन 150 के करीब जो लोग पकड़े गए, खासतौर पर चाबहार में, उसमें अफगानी भी थे, उसमें इजरायली भी थे, उसमें इंडियन रा और मुसाद का जो नेटवर्क था वो भी हुआ। तो आपके ख्याल से बलूचिस्तान के अंदर रा और मुसाद का नेटवर्क काम नहीं कर रहा? यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाके हैं, जो मर्ज एरियाज है, उसमें नहीं कर रहा? अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान के अंदर नहीं कर रहा? मैं आपको बड़ी खबर एक और दूं कि चाबहार में क्रैकडाउन के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने चाबहार के करीब समंदर में एक किश्ती पकड़ी, उसमें एक अफगान उसको पकड़ा गया, या लोकल BLA का कमांडर था, उसके पोजेशन से जो है वो बहुत सारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो है वो रिकवर हुए। कोयटा के अंदर एक छापा मारा, एक मार्केट के करीब बाकायदा जो है वो एक दर्जी की दुकान में एक स्पाइंग नेटवर्क था जो कि ओवरऑल अकाउंट को हैंडल करता था। इस तरह तुर्बत में, पंजगूर में मुख्तलिफ छापों के दौरान 4-5 एजेंट्स पकड़े गए। तो देखिए मेरे ख्याल में सर्वेलेंस अपनी जगह पे, और जो गैर कानूनी तौर पे लोग मुकीम हैं जिनका डेटा नहीं है वो कौन लोग हैं हमें नहीं पता, ना अफगान हुकूमत को पता है, ना बाकी लोगों को पता है। तो हमने कोशिश ये करनी होगी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को जो है वो स्ट्रेंथन करने के लिए खासतौर पर जो नेटवर्क है रा और मुसाद का, अगर खुदा न ख्वास्ता वो इन कबायली इलाकों के अंदर काम कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर कर रहा है, पाकिस्तान के शहरों के अंदर कर रहा है, कराची, कोयटा, पेशावर, लाहौर, ये उनके मेन हब्स हैं, बहुत बड़े शहर हैं जहाँ पे जो है कई सैकड़ों की तादाद में गैर कानूनी लोग रह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट के साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, हमारे होम डिपार्टमेंट को, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक बाकायदा ट्रैकिंग करनी चाहिए, बाकायदा एक सर्च ऑपरेशन शुरू करना चाहिए कि कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे जो गैर कानूनी है, और उनको रजिस्टर्ड करें। दूसरा, जो गैर कानूनी आप उठा के उनको बाहर निकालें। इसका मकसद तो ये नहीं है कि पूरे पाकिस्तान से गैर कानूनी लोगों को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप इसलिए स्पेस देंगे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनको वापस नहीं भिजवाना चाहती। मेरे ख्याल में बड़ा पाकिस्तान लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर किसी किस्म का भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच ज़ाहिर शाह शराजी साहब, बड़ा अहम इस मामले पर पेश किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर अहम स्टोरीज उन पर डिस्कस करेंगे।
अगली स्टोरी की जाने बढ़ते हैं नाजरीन। अमरीकी सदर ट्रंप एक बार फिर अपने बयान से फिर गए हैं। उन्होंने ईरान से किसी किस्म की खुफिया बातचीत या पेशकश की खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वो ना ईरान से बात कर रहे थे, ना कोई डील ज़ेर गौर थी। अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अब बातचीत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। ये बयान नाज़रीन एक ऐसे वक्त में आया है जब चंद रोज़ कबल खुद ट्रंप ने कहा था कि अगले हफ्ते ईरान से बातचीत मुतवक्के है और मुआहदा भी मुमकिन है। इसके बाद अमरीकी मीडिया में दावा किया गया कि वाशिंगटन ईरान पर से इक़्तिसादी पाबंदियाँ उठाने की पेशकश कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मुज़ाकरात की बहाली से पहले अमरीका को ये इंश्योर कराना होगा कि वो ईरान पर मज़ीद स्ट्राइक नहीं करेगा। इसी बीच ईरान से मुंसलिक हैकर्स ने धमकी दी है कि वो ट्रंप के करीबी साथियों की ईमेल्स लीक कर देंगे। दोनों तरफ से सख्त बयानात और मुतज़ाद दावों ने तनाव को और बढ़ा दिया, जबकि यूरोपीय ममालिक कशीदगी कम कराने की कोशिश में हैं। क्या इस हवाले से अब हम देखते हैं कि मामलात बनते हैं आगे जाकर। इसी पर लेंगे आसिफ अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स एम्बेसडर ईरान। थैंक यू सो मच आसिफ साहब। ये बताइएगा कि आप अब किस तरह से मामलात बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ईरान की जानिब से भी ये कहा गया कि पहले तो उन्होंने कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे, और फिर अब ये बयान सामने आना कि जी जब तक अमेरिका ये इंश्योर नहीं करवा देता कि कोई मजीद स्ट्राइक नहीं किया जाएगा। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि हमने वैसे जौहरी तंसीबात उनकी ख़त्म कर दी हैं, अगर दोबारा प्रोग्राम शुरू किया जाता है तो फिर दोबारा इसी तरह से हम लोग एक्शन लेंगे इनके अगेंस्ट, लेकिन बातचीत नहीं कर रहे। तो अब आगे आपको डिप्लोमेटिक सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, कोई रास्ता इसका कोई निकलता हुआ? देखिए, आम बात यह है कि इजराइल और ईरान के दरमियान जंग ख़त्म हो गई। अमेरिका ने भी उसमें अपना हिस्सा डाल दिया। ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वो बकौल उनके ऑब्लिटरेट कर दिया, यानी तबाह कर दिया। तो ये है। उसके बाद फिर कुछ जैसे आपने फरमाया, कोई पॉजिटिव बयान आता है कि ईरान से सैंक्शन हटा दी जाएंगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक गिमिक्री है। वो इसमें वो जो है पॉइंट स्कोरिंग भी होगी, और फिर लेकिन मुझे यकीन है कि बिहाइंड द सीन ईरान और अमेरिका जो है वो इन इशूज़ पे बात करेंगे। और ईरान तो पहले ही कह चुका है कि वो जहाँ तक यूरेनियम की अफजूदगी का ताल्लुक है, उसकी परसेंटेज के बारे में वो बात करने को तैयार है। और ऑलरेडी वो अंडर JCPOA 3.6% एनरिचमेंट जो है उसको एग्री कर चुका है। वो एग्रीमेंट मौजूद है, अगरचे अमेरिका ने उसे विड्रॉ किया था। लेकिन अमेरिका भी चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल जो है वो होने की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मेरे नज़दीक ये अब सिलसिला अभी चलेगा, तो हमें वी शुड वेट एंड सी। मजीद हमले अब फोर्स ही कर रहे हैं आने वाले वक्तों में, क्योंकि अगेन हम देख रहे हैं कि एक बड़ी रिजिड स्टैंस है ईरान का इस मामले पर। जी नो वन कैन प्रिडिक्ट दैट, क्योंकि अब यू कैन नॉट इवन प्रिडिक्ट अबाउट प्रेसिडेंट ट्रंप कि वो कल को क्या कह देंगे। एक तरफ वो कभी कहते हैं आई लव ईरान, आई लव इजराइल, उसके बाद फिर उनके ये तो ही ब्लोज हॉट ब्लोज कोल्ड, वो उनका ये टैक्टिक्स है, वो चलते रहते हैं। फिर उसके बाद पता चलता है कि एक मुज़ाकरात शुरू हो गए। तो लेट्स होप दैट सेनेटरी विल प्रिवेल और मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, और ये जो अभी हम देख रहे हैं G7 कंट्रीज़ हैं, इनकी जानिब से भी ये आज का मैं स्टेटमेंट देख रही थी कि वो भी यही कह रहे हैं कि ईरान और इजराइल इस मामले का बैठकर हल निकालें। अब आपको ईरान और इजराइल ख़ास तौर पे ये जो मामला हम देख रहे हैं, वहाँ से कोई जैसे सीज़ फायर वहाँ पर की जा रही है, गज़ा में उस हवाले से बातचीत तो हो रही है, लेकिन बम्बार्टमेंट इजराइल की जानिब से वैसे ही जारी है। तो कुछ आपको इस तरह के मामला दिखाई दे रहे हैं? नहीं, वो तो इजराइल जो पैलेस्टाइन में कर रहा है वो तो सिंपल जेनोसाइड है। उसको इजराइल पे बाकायदा तौर पे मुकदमा चलना चाहिए जेनोसाइड। लेकिन ईरान इजराइल के टेंशन अभी भी हैं, और आप इसमें भी इजरायली अटैक को रूल आउट नहीं कर सकते। सिचुएशन अभी भी टेंस है, इसलिए इनको फरीकैन को न सिर्फ मोहतात रहने की ज़रूरत है, बल्कि उनको ज़रूरत इस बात की है कि वो दोबारा से मेज़ पर आए, मुज़ाकरात करें। लास्ट कमेंट मैं आपका चाहूँगी, जो ईरानियन बेस्ड हम देख रहे हैं हैकर्स, जिनकी जानिब से रॉयटर्स को ये बताया गया कि जी उन्होंने कुछ ईमेल्स जो उनके बड़े क्लोज एलाइज हैं सदर ट्रंप के, उनके जो साथी हैं, उनके उन्होंने कुछ ईमेल्स लीक कर सकते हैं वो आने वाले दिनों में मज़ीद। इससे क्या आप समझते हैं कि सिचुएशन बन सकती है? मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक डिटेल्स ना हो और पता ना हो।
क्योंकि ये सोशल मीडिया पे और ये हैकिंग जो है ये तो बहुत एक आप समझें बहुत ही ख़तरनाक काम चल रहा है। तो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी है, इजराइल ईरान के कॉन्टेक्स्ट में भी है, बाकी दुनिया में भी है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी और एक ऐसा मीडियम है जिससे गलतफहमियों को जो है वो ज़्यादा जगह मिलती है और इससे सूरत हाल भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में जब तक ब्लैक एंड वाइट सामने ना आए हमें एतराज़ करना चाहिए, उस पर कमेंट करना। ठीक, थैंक यू सो मच। आसिफ दुरानी साहब फॉर्मर ईरान हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। और प्रोग्राम के आखिर में नाजरीन हम कुछ बात कर लेते हैं कुदरती आफात और मौसमियाती बहरान, जिसने एक बार फिर इंसान की बेबसी को अया कर दिया है। यूरोप में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है। अगर हम तुर्किया की बात करें तो मगरबी सूबा इजमीर के जंगल में खौफनाक आग भड़क उठी है वहाँ पर, जिसने 50,000 अफराद को नकले मकानी पर मजबूर कर दिया, जबकि इजमीर एयरपोर्ट पर परवाज़ें भी मुअत्तल हो चुकी हैं। इसी दौरान इस्तंबुल, यालुवा और बोर्सा में ज़लज़ले के झटकों ने लोगों को मज़ीद खौफज़दा कर दिया है। दूसरी जानिब हम अगर देखें यूरोपीय ममालिक की बात करते हैं तो स्पेन में, जैसे हम गर्मी की बात कर रहे थे कि वहाँ पर भी अब शिद्दत बढ़ती चली जा रही है, वहाँ जो टेम्परेचर है वो 46 डिग्री तक पहुँचा है। फ्रांस में हीट वेव ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, वहाँ भी बड़े पैमाने पर जंगलात में आग लग गई है और शहरियों का इनखला जारी है। फ्रांसीसी फायर फाइटर्स गर्मी और आग दोनों से नबर्द आजमा हैं, जबकि हेल्थ एमरजेंसी वहाँ पर नाफिज की गई है। वहाँ के महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिन को ख़तरनाक करार दिया है। लेकिन सवाल ये कि हीट वेव, जंगलात की आग और ज़लज़ले क्या ये मौसम और कुदरत की ग़ज़बनाकी है या फिर इंसान की खुद साख्ता बेइतदाली का नतीजा? इस पर करने की ज़रूरत है और हमें अपने इनफरादी किरदार को भी एक बार देखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे हम इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।